Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss or outline our paper of 2018 पाकिस्तान अफेयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके MCQs हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. Critically evaluate the foundations of Allama Iqbal's concept of Muslim separatism in the context of Indo-Pak subcontinent. यहाँ पे हमने जो अलामा इकबाल की जो एक उनका जो कंसेप्ट था मुस्लिम्स के सेपरेट नेशन से मुतालिक मुसलमानों का एक जो बड़े सफेद पाक और हिंद के मुसलमानों के लिए उनका एक आइडिया था कि मुस्लिम्स का और इंडियंस का जो कल्चर डिफरेंट है उसके लिए उनका क्या आइडिया था, उन्होंने किस तरीके से इसकी फाउंडेशन इसकी बुनियाद रखी और उनका जो नजरिया था मुस्लिम्स की अलहदगी का इंडिया से बड़े सफेद से वो क्या था। जहाँ पे हमने इस चीज को क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। अब इसके आंसर को आप करते हुए सबसे पहले तो थोड़ी सी फाउंडेशन जो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या इसका एक बैकग्राउंड आप देंगे, ठीक है, कि अलामा इकबाल कौन थे, रिनोन पोइट, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और इनका जो मुस्लिम्स की सेपरेशन के लिए कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म के लिए इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इनके जो आइडियाज थे उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसको। किस तरीके से इम्पैक्ट किया था, इनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, उन्होंने कल्चर और हिस्टोरिकल डिफरेंसेस को सामने प्रोमिनेंट किया था कि मुस्लिम्स में और जो हिंदूज हैं उनके दरम्यान में कल्चरल और हिस्टोरिकल डिफरेंस है, उनकी एक यूनिक हिस्ट्री है मुस्लिम्स की, इनका कल्चर डिफरेंट है, इनकी लाइफ डिफरेंट है। इसके अलावा माइनॉरिटी स्टेटस जो मुस्लिम्स को फेस करना पड़ रहा था, कांग्रेस जो है वो इंडिया को हिंदूज को डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस का रोल जो है वो डोमिनेट था, जबकि हिंदूज को एज ए माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम्स को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा था। नेशनल आइडेंटिटी थी जो मुस्लिम्स की जो एक नेशनल आइडेंटिटी थी इंडियन नेशनलिज्म से सेपरेट होके वो इन चीजों को पॉइंट आउट किया अलामा इकबाल ने। इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस थी, अलामा इकबाल ने जो मुस्लिम्स की जो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी कि मुस्लिम किन जगहों पर जो है वो एज ए मेजोरिटी मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें एज ए माइनॉरिटी ट्रीट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें अलामा इकबाल ने उन्होंने फाउंडेशन रखी इन चीजों की बुनियाद बनाते हुए, मीन्स के मुस्लिम आइडियोलॉजी को, उनकी कल्चरल हिस्टोरिकल डिफरेंसेस को, माइनॉरिटी स्टेटस को, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, जियो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस है, इन तमाम चीजों को लेते हुए अलामा इकबाल ने जो है वो पॉइंट आउट किया था और फाउंडेशन रखी मुस्लिम्स के सेपरेटिज्म के लिए कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके असरात जो हैं वो क्या हुए कि जो एक इस्लामिक रिवाइवलिज्म है, अलामा इकबाल की जो इंस्पिरेशन थी उससे कुछ रिफॉर्म मूवमेंट से स्टार्ट हुई और जो जिस तरीके से जो मुफ्कर थे, शाह वलीउल्लाह थे, जमालुद्दीन अफगानी थे, इन लोगों के थ्रू जो है वो एक रिवाइवल स्टार्ट हुआ मुस्लिम्स का। इसके साथ साथ जो डिफरेंट नेशनल मूवमेंट थी, क्योंकि अलामा इकबाल ने जो है वो यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी स्टडी किया हुआ था, लॉ पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने काफी चीजों में मुस्लिम्स के अंदर जो है एक बहुत ज्यादा एक रिवाइवल लेकर आए, एक चेंज लेकर आए और मुस्लिम्स के जो ये कंसेप्ट था मुस्लिम सेपरेटिज्म का, उनकी फाउंडेशंस ने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो इवॉल्व किया मुस्लिम्स के अंदर। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी उन्हें फेस करनी पड़ी और इन तमाम चीजों का जो इंडो पाक रिलेशन से पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई, पार्टीशन और माइग्रेशन वगैरह हुई, टेंशंस जो डिफरेंट स्टार्ट हुई, तो ये तमाम चीजें जो है वो अलामा इकबाल की इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपने अपने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन देनी है कि अलामा इकबाल के जो फाउंडेशन थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो आइडिया था, उसकी एक्चुअली में रूट्स क्या थी, वो मुस्लिम्स की एक यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और वे ऑफ लाइफ को लेकर चल रहे थे कि एक फुली हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में मुस्लिम जो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा एक खराब सिचुएशन हो जाएगी। अगर फाउंडेशंस की बात करें, यहाँ पर मेन फाउंडेशन इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म वाज द आइडिया ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम्स की एक सेपरेट आइडेंटिटी, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम्स की एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के अंदर वो एक सेपरेट नेशन है, उनका एक अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक रिलीजन है एंड दे एक्चुअली नीड अ सेपरेट होमलैंड टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी एंड वे ऑफ लाइफ। अलामा इकबाल ने इस चीज के ऊपर आर्ग्यू किया कि मुस्लिम जो है उनके डिफरेंट नजरियात हैं, डिस्टिंक्ट मॉरल्स हैं, एथिकल सिस्टम डिफरेंट है, मॉरल वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो ये दोनों इस तरह के डिफरेंसेस के साथ को एग्जिस्ट करना ऑन इक्वल फुटिंग ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन, नीदर फॉर मुस्लिम्स बट ऑल्सो फॉर हिंदूज। ठीक है, दूसरी फाउंडेशन, एक और फाउंडेशन अलामा इकबाल के कंसेप्ट की क्या थी, मुस्लिम सेपरेटिज्म की, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि
अलामा इकबाल का जो आइडिया था वो पॉलिटिकल पावर के तौर पे था, ठीक है जी। वो ये बिलीव कर रहे थे कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं और उन्हें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पावर और जो उनका कंट्रोल है अपनी डेस्टिनी के ऊपर वो दोबारा से उनको वापस मिल सके। अलामा इकबाल का जो एक उन्होंने आर्गुमेंट दिया ये था कि मुस्लिम्स एक जिस तरीके से हिंदू डोमिनेटेड इंडिया है वहां पर मुस्लिम्स कभी भी चाहे वो जितनी भी याद जो है वो यकीन दिया करवा दे ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी कोई भी, लेकिन मुस्लिम्स को वहां पर अपना फुल पोटेंशियल इस हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी में हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में नहीं मिल सकता जो कि उन्हें एक अपनी सेपरेट अपनी डेस्टिनी में जो है वो मिल सकता है, ठीक है जी। और इस तरीके से वो पॉलिटिकली उन्होंने काफी ज्यादा एस्पायर किया मुस्लिम्स को। तो अगर देखा जाए तो अलामा इकबाल का जो कंसेप्ट था मुस्लिम सेपरेटिज्म का वो एक सब्जेक्ट बन गया क्रिटिसिज्म के लिए काफी जगहों से। पहला क्रिटिसिज्म क्या था इनके आइडिया के कि ये इंडिया की पार्टीशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को इस चीज को सफर करना पड़ा क्योंकि अलामा इकबाल का एक जो पॉइंट था जो उन्होंने ये दिया, काफी लोगों ने उनकी हिमायत में जो है मुस्लिम्स तो उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन जो हिंदू डोमिनेटेड इंडिया था ऑब्वियसली वो अपनी डोमिनेंस को किस तरीके से खत्म कर सकते थे। तो ये तमाम चीजें इनकी वजह से काफी ज्यादा एक स्ट्रेंड किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई और जो कंसेप्ट था मुस्लिम सेपरेटिज्म का इसे बहुत ज्यादा एक मतलब एक इस तरह का आ गया कि ये एक फसाद करने वाली बात है या फ्रेगमेंटेशन की जा रही है इंडियन सोसाइटी की, और इस तरह की क्रिटिसिज्म का अलामा इकबाल को जो है वो इसको फेस करना पड़ा। दूसरा क्रिटिसिज्म जो अलामा इकबाल के ऊपर था क्या कि अलामा इकबाल जो कंसेप्ट था मुस्लिम सेपरेटिज्म का is that it didn't adequately address the issues of social economic inequality among Muslims in India कि ये जो वो adequately address नहीं कर पा रहा है कि socially economically क्या मुसलमानों को या इनको मसाइल दरपेश हैं, जबकि उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट होमलैंड चाहिए, लेकिन वो एक क्लियर विजन जो है वो नहीं था उनके पास कि वो किस तरीके से एक सेपरेट होमलैंड चाह रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो मुस्लिम्स को फेस करने पड़ेंगे इंडिया में वो तमाम चीजें किस तरीके से होंगी। तो इनिशियली ये क्रिटिसिज्म तो उन्हें फेस करना पड़ा, लेकिन जो अलामा इकबाल ने इस चीज की बुनियाद रखी इस कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट आगे जाकर मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, काफी हेल्पफुल रहा। और इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें एक सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान की सूरत में मिला। अगर हम इसका कंक्लूजन इस क्वेश्चन को सम अप करेंगे तो आप उसमें ये इस चीज पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि अलामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था मुस्लिम सेपरेटिज्म का वो एक्चुअली में दैट वाज रूटेड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी, कल्चर एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस, ठीक है जी। जबकि इनका आइडिया जो है वो सिग्निफिकेंटली जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बना गए, पाकिस्तान इनकी इस मूवमेंट के नतीजे में फौरन वजूद में आ गया। ये बहुत उनका एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था, लेकिन इनकी जो ये आइडिया था, ये शेप जिसने दे दी पाकिस्तान मूवमेंट को, इसने काफी ज्यादा इसमें क्रिटिक्स आए, कॉन्ट्रोवर्सीज आई, फिर उन्हें सॉर्ट आउट किया गया और इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज को इन तमाम चीजों को नेविगेट करके जो रिलेशनशिप खराब हुए नेशनिज्म और जो पॉलिटिक्स वगैरह के सब कॉन्टिनेंट में इंडो पाकिस्तान में, लेकिन ये तमाम चीजें आगे जाकर इन्होंने लीड किया इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है जी। तो इसलिए अलामा इकबाल के जो नजरिया है उसे एज ए फाउंडेशन के तौर पर कंसीडर किया जाता है मुस्लिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिस्कस द 3rd जून प्लान और माउंटबेटन प्लान एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पे बात की जा रही है 3rd जून प्लान की कि 3rd जून प्लान क्या है, आगे साथ मेंशन भी कर दिया गया, लेकिन अगर आपको जस्ट 3rd जून प्लान यहाँ पे लिखा जा रहा है देन यू शुड नो कि 3rd जून प्लान जो है वो एक्चुअली में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है, ठीक है, जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के 1947 में इन्होंने ये प्लान जो वो प्रपोजल दिया था जिसमें इंडिया की पार्टीशन थी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो वो एक दूसरे से अलहदा कर दिए गए थे। दैट वाज एक्चुअली द 3rd जून प्लान प्रपोज्ड इन 1947, ठीक है जी। तो अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, 3rd जून प्लान क्या था या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्या था, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट किस तरीके से हुआ। 3rd जून प्लान एक्चुअली में क्या था, इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, एक प्रपोजल था जिसमें इंडिया की जो पार्टीशन है या इंडिपेंडेंस है वो प्रेजेंट की थी किसने, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने, और ये लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के ऑन जून 3rd 1947 में, ब्रिटिश लास्ट वाइसरॉय थे और इन्होंने ये अपना जो प्लान था उसे आगे फॉरवर्ड किया था।
अब अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, जो इसके की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस थी 15 अगस्त 1947 में, इंडिया जो है वो आजाद हो जाएगा। पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया का दो डोमेन्स में चेंज किया गया, इंडिया और पाकिस्तान में। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। दोनों प्रिंसली स्टेट्स थी टू ज्वाइन आइदर, जो प्रिंसली स्टेट्स में जिस तरीके से आजाद जम्मू कश्मीर है, वहां के महाराजा थे, वहां मौजूद थे, तो उन स्टेट्स को अपने तौर पर डिसीजन दे दिया गया कि वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। अगर वो मुस्लिम्स के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुस्लिम्स के साथ हो जाए, अगर वो इंडियन के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है जी, तो उन्हें अपना एक अलहदा इख्तियार दे दिया गया। जो बाउंड्री कमीशन था, ठीक है जी, उसे डेमोक्रेट बॉर्डर्स दे दिए गए, जो डिफरेंट बाउंड्रीज जो क्रॉस कर रही थी उन्हें बॉर्डर्स के नाम दिए गए, बॉर्डर्स बना दिए गए, और जो मिलिट्री एसेट्स थे और रिसोर्सेज थे उन्हें आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये इस तरीके से जो है पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन जो है वो अमल में आई। अब जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे थे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर इंडिया था। तो कुछ जो है वो पाकिस्तान की तरफ रीजन किए गए और कुछ जो है वो इंडिया की तरफ कर दिए गए। ठीक है जी, दो सेपरेट डोमेन्स थे, हिंदू मेजोरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे थे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया था, जहाँ पे टू बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की साइड पे इंक्लूड होना चाहिए था, जबकि बाकी का सारा पार्ट जो है वो इंडिया की तरफ था। ठीक है जी, अब जो माउंटबेटन प्लान था वो एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, दोनों ने किया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स ने इसमें कुछ अपनी अपोजिशन भी दी कि ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे डिफरेंट वो किया, क्योंकि जो प्लान था उसकी अपोजिशन कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी की। हुआ कंसिडर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज थे पार्टीशन के जो आगे फेस करने पड़ सकते थे, कि इस पार्टीशन की वजह से एक बहुत ही मैसिव डिस्प्लेसमेंट होती, वायलेंस क्रिएट होता, और जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे कश्मीर और पंजाब के वो बहुत ज्यादा सामने प्रोमिनेंट थे। रिसोर्सेज के डिवीजन, एसेट्स की डिवीजन, ये चीजें टेंशन क्रिएट कर सकती थी, और इसके साथ साथ जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है वो चीजें भी। तो इन चीजों को देखते हुए काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह ने इसकी जो है वो इसको अपोजिशन की, लेकिन इसके बावजूद ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ एक लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत। ठीक है जी, कुछ कम्युनल वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई पॉपुलेशन की, और इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 में पास किया था, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया पार्टीशन ऑफ इंडिया की दो डोमेन्स के अंदर। ठीक है जी, दो डोमिनियंस के अंदर 15 अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। जो ट्रांसफर है पावर का वो वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, मिलियंस ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने माइग्रेट किया न्यूली ड्रॉन बॉर्डर्स के थ्रू। पार्टीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन द डेथ्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एज वेल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ अदर। तारीख की बहुत बड़ी हिजरत थी, बहुत बड़ी नकल मकान थी। मुस्लिम्स और हिंदूज ने अक्रॉस द बॉर्डर्स ट्रेवल किया, अपने अपने जो उनकी स्टेट्स बनाई गई वहां पर। तो इसके नतीजे में काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ और बहुत एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई। काफी जो मिलियंस लोग हैं उन्होंने इस चीज को फेस किया। अगर कंक्लूजन देखा जाए इस 3rd जून प्लान का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ठीक है जी, और ये इस तरह का एक जो है वो इसने नेशंस की ट्रेजेक्टरीज को मार्क किया, इनको शेप किया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी ज्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। रीजनल डायनामिक्स काफी चेंज हुए, ग्लोबल पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चेंज हुई। लेकिन ये क्या हुआ कि इसके नतीजे में काफी ज्यादा वायलेंस को भी फेस करना पड़ा। लेकिन एक इसको अगर ये कंसिडर किया जाए कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट है हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में आपने जो कंप्लीट पार्टीशन के टाइम का सिनेरियो है और किस तरीके से पार्टीशन की गई, क्या बॉर्डर लाइंस बनाई गई, इसकी लिगेसी क्या थी, क्रिटिसिज्म्स क्या थे, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, की प्लेयर्स कौन कौन थे जो इसमें तमाम इंक्लूड थे। की प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंडिया के वाइसरॉय जो मौजूद थे वहां पर, जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के, और इसके साथ साथ जो सर रेडक्लिफ थे बाउंड्री कमीशन जिन्होंने बाउंड्रीज को ड्रॉ किया था। ये 4 अफराद जो है वो एज ए की प्लेयर इसके कंसिडर किए जाते हैं पार्टीशन के लिए या 3rd जून प्लान के।
चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी फेस करनी पड़ी, की प्रोविजंस क्या थे, किन चीजों को देखते हुए ये पार्टीशन का जो 3 जून का प्लान था वो अमल में आया, और इसकी डेट एक्चुअली में क्या थी, 3 जून 1947। तो ये तमाम चीजें आपने अपने इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट कर देनी है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सुटेबल टू मेक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल। पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का आपने डिस्कस करना है, और किस तरह की गवर्नमेंट, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्चुअली सुटेबल टू मेक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल करने के लिए किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो सुटेबल कहला जा सकती है। क्वेश्चन 4, political system of Pakistan. Political system of Pakistan is a federal parliamentary democratic republic. पाकिस्तान के अगर political government को देखा जाए तो पाकिस्तान एक federal parliamentary democratic republic है, ठीक है जी। इसमें mixed presidential और parliamentary features हैं। अगर हम key components की बात करें अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, तो ये कुछ 4 स्ट्रक्चर में हमारे पास डिवाइड होती है। फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो रहा है, आगे से पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में, और इसके साथ साथ 2 जो हमारे पास ऑटोनोमस टेरिटरीज है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, ठीक है जी। इसके साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे पास नेशनल असेंबली का लोअर हाउस है और सेनेट है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट है वो एज ए हेड ऑफ स्टेट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है जी, सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे काम करते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हमारे पास असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज के। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच की अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमारे पास 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है जी। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या काम है, इसमें जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है और फेडरल कैबिनेट, ये तमाम के तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं, ठीक है जी, और सर्व करते हैं हेड ऑफ स्टेट, सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होता है थ्रू नेशनल असेंबली, ठीक है जी। प्रेसिडेंट हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है वो सिलेक्शन होती है इनकी, और प्राइम मिनिस्टर की होती है नेशनल असेंबली की, तो और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रनिंग द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये सिचुएशन सारी क्रिएट होती है। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच की अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, जहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट मौजूद है। नेशनल असेंबली लोअर हाउस कहलाता है, और जो ऑलमोस्ट इसमें 342 मेंबर्स हैं। नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं 5 इयर्स के लिए, और सेनेट जो एक्चुअली में अपर हाउस पार्लियामेंट है, 104 मेंबर्स होते हैं, और ये फॉर द टर्म ऑफ 6 इयर्स के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। और जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी जो है वो कंसिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे पास कंट्री की, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज कंट्री के संभालने के लिए, ठीक है। अब पाकिस्तान को पॉलिटिकली स्टेबल रखने के लिए ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, और ये तमाम चीजें किसी भी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ है जहाँ पे जो वहाँ की आम आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करें गवर्नमेंट में आने के लिए, और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जो है वो प्रमोट होती है, क्योंकि वो आवाम के मुंतखब शुदा ही नुमाइंदे होते हैं और वो आगे जाके गवर्नमेंट में अकाउंटेबल होते हैं अपने लोगों को जवाब देने के लिए, ठीक है जी। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की जाए कि वो किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर सके या स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट हो इंस्टीट्यूशंस, ये चीज नेसेसरी है। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे कि मौजूद है हमारे पास, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया, एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, ये तमाम चीजें जो है तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए और एक जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की आप एक कंट्री को पॉलिटिकली स्टेबल या डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए, ठीक है जी। डिफरेंट तरह के एक अगर हाइब्रिड सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए, ये एक स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री और जुडिशरी कंपोनेंट्स हो किसी भी स्टेट के पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट के या पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो इससे क्या है कि हाईएस्ट अचीव जो एक अचीव हो सकती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
और डिफरेंट जो चैलेंजेस किसी भी स्टेट को फेस करने पड़ रहे हैं या करने पड़ सकती हैं, वो तमाम चीजें एक जो हाइब्रिड सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे जो फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट हो, प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, ये तमाम चीजें मिलकर एक कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और एक गुड गवर्नेंस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने सारी करंट सिचुएशन को अप्लाई करना है, या पे अकॉर्डिंग टू इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉलिटिकली स्टेबल या डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए कौन से पॉइंट जरूरी हैं या आपकी सजेशंस के लिए क्या है, वो आपने यहाँ पर जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स आर पोजिंग मोर थ्रेट टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी देन थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, आर्ग्यू इन फेवर और अगेंस्ट। अब यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे आप डिफाइन करें, ठीक है जी, और साथ में अब आर्ग्यू क्या करना है आपने कि फेवर या अगेंस्ट में कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ज्यादा थ्रेट कॉज करें एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। मीन पाकिस्तान को जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनली थ्रेट या स्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है इन नॉन स्टेट एक्टर। जैसे अब इसको आपने आर्ग्यू करना है, या तो अगर आप फेवर में हैं तो क्यों, और अगर अगेंस्ट हैं तो क्यों। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग आपको पास होनी चाहिए कि बट आर नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है एक्चुअली में क्या होते हैं, ऐसी आप ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं कि या इस तरह की कुछ पार्टीज या आप एंटिटीज कह सकते हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, और उनका स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली खुद को ऑपरेट कर रही हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस है नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है वो भी बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए जैसे तालिबान है, अलकायदा हो गया, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, मिलिटेंट्स हैं सेक्टेरियन और इथनिक बेस्ड किस्म के, साइबर क्राइम ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, कुछ इस तरह की जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन उनके कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज भी मौजूद हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि बायास्ड हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ड्रिवन कंटेंट के ऊपर। तो ये तमाम चीजें एक्चुअली में नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर काम करती हैं। अगर हम करें आर्ग्यूमेंट करना, अगर आप चाह रहे हैं आप फेवर में आ रहे हैं या उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो मोस्टली ये चीज आई थिंक फेवर में जाती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इंटरनली जो है पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ज्यादा खतरा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। रीजंस इसके क्या हो सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी या इंटेंशमेंट की बात करें तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, और साथ साथ वो जो लोकल सपोर्ट और नॉलेज है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और ये चीज क्या कर रहे हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है। ठीक है, सिमेट्रिक वॉरफेयर को अगर देखा जाए तो इसमें ये जो बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि वो इस तरीके से बीच में घुल मिल गए हैं कि आप उसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें, हम इंटरनल वल्नरेबिलिटीज की बात करें, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो गवर्नेंस है उसको वीक कर रहे हैं, करप्शन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये तमाम चीजें हो रही हैं, और इससे क्या हो रहा है कि उन्हें सपोर्ट मिल रही है और लॉन्च कर रहे हैं अटैक्स को स्टेट एंड सिटीजन की तरफ। इंटरनेशनल कॉपरेशन में भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है इनकी वजह से, किस तरीके से कि ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन में, लीगल फ्रेमवर्क में, और जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उनमें भी कोई ना कोई ये एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज को जो है वो उसमें रुकावट खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये आर्ग्यू करें कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि इंडिया या अफगानिस्तान है, इनका थ्रेट तो है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन ये स्टेट्स जो है वो एक्यूज हैं इन सपोर्टिंग ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद सोर्स हेवंस टू लॉन्च अटैक्स ऑन पाकिस्तान। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इनको एक्यूज किया जा रहा है किया जाता है कि इंडिया और अफगानिस्तान एक्चुअली में एक्यूज हैं कि ये उनकी हेल्प कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की। ठीक है जी, और साथ साथ ये भी इन्वॉल्व हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में और पाकिस्तान की थ्रेटन करने में। तो रियलिटी में अगर देखें हम तो दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स दोनों का एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और दोनों जो है अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों एक ग्रेटर थ्रेट है। दोनों टाइप के एक्टर्स जो हैं वो अंडरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी को, डिस्टर्ब करते हैं गवर्नमेंट्स को, और वायलेंस और डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर रहे हैं। अब इन थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
ठीक है, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव होना जरूरी है नेबरिंग स्टेट्स के साथ। तो ये तमाम चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या है कि पाकिस्तान जो है एक्टिवली एड्रेस करे दोनों नॉन स्टेट और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स को, और जो इसकी नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने आप फेवर में या अगेंस्ट जिस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे इस चीजों को जो है वो क्लियरली इन योर आंसर आपका कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। डिस्कस द नेचर ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशंस अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, जो सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप्स हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से, वो आपने यहाँ पर देखने हैं। अब जो फेडरल सिस्टम है वो स्टैब्लिश हुआ था डिवीजन ऑफ पावर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविंसेस के दरमियान। जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए 1973 का जो वो डेवलप किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस के साथ प्रोविंसेस का भी एक डिफाइनिंग रोल हो, तमाम चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट न करे बल्कि प्रोविंसेस खुद भी अपनी इंडिविजुअलिटी को देखते हुए जो उनके डिफाइनिंग रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर तरफ से, उन्हें भी वो कंप्लीटली ऑपरेट करें। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था एज प्रोविंसेस ऑटोनोमस यूनिट्स विद देयर ओन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रोविंसेस को इसमें इख्तियारात दिए गए थे कि वो अपने लॉज बना सकते हैं जो उनके सब्जेक्ट हैं डिफरेंट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इनको देखते हुए उस प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट और नीड को देखते हुए वो किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपने प्रोविंशियल मैटर्स को हैंडल करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई। ठीक है जी, और पावर लॉज जो है वो जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वगैरह, ये चीजें जो है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी और दूसरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है Council of Common Interest, a forum where the federal government and provincial governments can discuss, resolve any disputes, issues that arise between them। जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो सीसीआई को भी इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट, अगर किसी मामले के ऊपर दोनों में तनाजा हो रहा है, किसी कोई ऐसा मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जिसे रिसोल्व करना है जिस डिस्प्यूट को, तो ये आपस में यहाँ पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सीसीआई में आकर डिस्कस कर सकते हैं। और ये सीसीआई जो है वो कंपोज किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, जो है वो कंपोज होता है किससे, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंसिस्ट करता है, चीफ मिनिस्टर प्रोविंसेस के, और इसके साथ साथ जो दूसरे इसके अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर। एडिशनली अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी है। ठीक है, ये बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को एनएफसी। ठीक है जी, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान, वो किस तरीके से हो रही है और इन चीजों को डिटरमिन करता है। एनएफसी जो पीरियडिकली क्या चीज रिव्यू करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एंड रिकमेंडेड चेंजेस इफ नेसेसरी, के जो चेंजेस रिकमेंड किए जा रहे हैं को आया वो जरूरी है या नहीं और इन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए किया गया था कि ताकि जो एक बैलेंस है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान, वो कायम रहे, एक क्लियर डिवीजन हो पार्ट्स की और कंप्लीटली पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना जाए बल्कि प्रोविंसेस भी अपने इख्तियारात को एंजॉय कर सके। और साल के साल क्या है कि इसमें अगर हम ओवर द इयर्स गुजरते वक्त के साथ अगर इसमें देखें तो काफी चैलेंजेस और टेंशन भी क्रिएट हुए सेंटर प्रोविंस रिलेशंस के दरमियान में। कुछ प्रोविंसेस को जो है ये था कि भाई हमें ऑटोनॉमी नहीं दी गई, इंटरेस्ट ऑटोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने। अब इस तरह के तमाम इश्यूज को जो है वो काफी किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये तमाम चीजें देखना है। इसके अलावा जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस की, उन्हें किस तरीके से सेंटर प्रोविंस रिलेशन का आपस में क्या ताल्लुक होना चाहिए, तमाम चीजें इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करके इन्हें को रिलेट करेंगे अपने आंसर के साथ। ठीक है जी, डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस इन 2001। Post 9/11 era was actually considered as the 2001 रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस की, तो वो एक्चुअली में पोस्ट 9/11 एरा है। पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ किस तरह के बिल्डअप है। पोस्ट 9/11 सबसे पहले कॉपरेशन है। अगर आफ्टर मैथ देखी जाए आफ्टर 9/11 अटैक्स के, तो पाकिस्तान जो है वो एक की अलाय बन गया था यूएस का। उसने वॉर एंड टेरर में यूएसए का बहुत ज्यादा साथ दिया और दोनों कंट्रीज ने जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली कॉपरेट किया। अपना उनका जो टारगेट था अलकायदा और डिफरेंट जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके अगेंस्ट टारगेट करने के लिए पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर काम किया। एक बहुत बड़ा इनका कॉपरेशन था दोनों कंट्रीज का आपस में। मिलिट्री एड की अगर बात की जाए तो यूएस की तरफ से मिलिट्री एड प्रोवाइड की गई
काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें इक्विपमेंट से ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, ये तमाम चीजें। इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी थे कि इस एड की कोई इफेक्टिवनेस है, इसे उस तरीके से यूज किया जा रहा है इंटेंडेड पर्पज के लिए या नहीं किया जा रहा। ड्रोन स्ट्राइक्स की बात आ जाती है, जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज के ऊपर, जिसमें जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया, लेकिन ये ट्राइब्स जो है वो बहुत ज्यादा डीपली अनपॉपुलर है पाकिस्तान में, और इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट की दोनों कंट्रीज के दरमियान में, क्योंकि इसमें मिलिटेंट्स के साथ साथ जो सिविलियंस थे, जो आम लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट हुए। उसामा बिन लादेन रेड थी 2011 में यूएसए की तरफ से जो की गई, तो इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान की नॉलेज के विदाउट पाकिस्तान नॉलेज, पाकिस्तान को इस बारे में कुछ नहीं था और ये रेड कंडक्ट की गई, तो इसने काफी ज्यादा एक आउटरीच को स्पार्क किया और एक रिसेंटमेंट थी रही पाकिस्तान के अंदर। एड सस्पेंशन 2018 में एड जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि इसका जो फेलियर था पाकिस्तान की तरफ से, ये एक था कि पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं कर रहा, उनके अगेंस्ट इस तरीके से एक्शन नहीं कर रहा, तो इस चीज ने जो वो फर्दर जो रिलेशनशिप है उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंड अप या उसमें टेंशन क्रिएट कर दी थी। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई 2021 में, उसके बाद दोबारा से कुछ एफर्ट्स जो है रिसेट की गई रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए पाकिस्तान और यूएस में। अप्रैल 2021 में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन विजिटेड पाकिस्तान का विजिट किया, कुछ रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया गया, डिफरेंट जो इस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, टाइटन अप करने के लिए, दोबारा से एक रिकॉन्सिलेशन के लिए जो है वो कुछ बातों के ऊपर, अमूर के ऊपर डिस्कस किया गया दोनों कंट्रीज के दरमियान में। ओवरऑल अगर रिलेशन की बात की जाए पाकिस्तान और यूएस के, तो ये कॉपरेशन और टेंशन दोनों के साथ हम इसको रिमार्क कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान ताउन भी रहा और दोनों के दरमियान जो वो टेंशन भी क्रिएट हुई, और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस रहे पोस्ट 9/11 एरा में। दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने कॉपरेट किया काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, लेकिन जो कुछ डिसएग्रीमेंट्स और टेंशन थी कुछ इश्यूज के ऊपर, जैसे मिलिट्री एड थी, ड्रोन अटैक्स हुए, ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, ये तमाम चीजें जो है वो ये रिलेशनशिप को एक ऊंच नीच का शिकार हम कह सकते हैं, या तनाव की कैफियत और कभी खुशगवार हालात, इस तरह की सिचुएशन का सामना रहा। अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी पाकिस्तान के साथ जो अप्रोच थी वो दोबारा से वो नजर आती भी है, लेकिन कुछ जो अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों कंट्रीज के साथ रहने की, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेते हुए वो दोनों कंट्रीज को आपस में इस चीज को लेकर चलना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये करंट सिनेरियोज को लेते हुए, कुछ पास्ट सिनेरियोज को देखते हुए आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर को कोरिलेट करना है। Question number 8 we have last question. There is crisis of national integration of Pakistan since its creation. What measure do you suggest for promotion of national integration of Pakistan? अगर नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इसके पाकिस्तान को जो है वो काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करना, यहाँ पे अब जो क्राइसिस फेस करने पड़े नेशनल इंटीग्रेशन को से रिलेट करते हुए पाकिस्तान को, हमें वहाँ पे इन्हें डिस्कस करना है जब से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। इसके साथ साथ क्या मेजर आप उससे सजेस्ट करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान को क्या मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। अब इश्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स फर्स्ट यू मस्ट हैव टू नो और अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरियस ग्रुप्स और डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज, रीजन्स आपस में एक कंट्री के अंदर आपस में एक कोहेसिव या हार्मोनियस होल के तौर पर एक हार्मोनियस चीज को प्रमोट करें, अपनी यूनिटी को, अपनी सॉलिडेरिटी को, अपना सेंस शेयर आइडेंटिटी को, अपना जो सोशल कोहेशन है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी गवर्नेंस, अपना रिलीजनलिज्म, प्रोविंशियलिज्म, तमाम चीजों को शेयर करके एक एज ए होल के तौर पर सामने आए। ठीक है जी, मीन्स कि अपने जाति और जितने भी तफरुकात हैं उनसे हटकर एक नेशन के तौर पे सामने आने को हम नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेट करते हैं। हम जो नेशनल इंटीग्रेशन का इशू है पाकिस्तान में वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज है, काफी इसमें एक लिंग्विस्टिक रीजनल ग्रुप्स हैं कंट्री के अंदर जो कि अक्सर मार्जिनाइज फील करते हैं कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हुई है, या हमें जो है वो बैक स्टेप कर दिया गया, या हमारी नीड्स को हैंडल कर दिया गया, हमारी डिमांड्स को हैंडल किया गया, दूसरे किसी प्रोविंस को, दूसरे रीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और एक्सक्लूड कर जाते हैं जो नेशनल नैरेटिव है उससे। तो कुछ मेजर्स हैं जो कि प्रमोट किए जा सकते हैं अगर उन्हें इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई किया जा सके पाकिस्तान में। सबसे पहले कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया जाए,
कल्चर एक्सचेंज को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उन्हें इंकरेज किया जाए, डिफरेंट जो अंडरस्टैंडिंग है, अप्रिसिएशन है डिफरेंट कल्चर्स की, हर कल्चर को एक्सेप्ट करने की। पाकिस्तान में एक वाइड रेंज है डिफरेंट कल्चर्स की, 4 प्रोविंसेस हैं, 4 कल्चर्स, इसके अलावा जो रीजनल डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो तमाम कल्चर्स को प्रमोट करना और उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट जरूरी है, इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या रीजन को से रिगार्डलेस। जो एजुकेशन की तरफ एक्सेस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर ट्रेनिंग मॉडल कुछ ज्यादा स्कूल्स की बिल्डअप होना, स्कूल्स की नई इमारतें तामीर करवाना, स्कूल्स का कयाम, ऐसे स्कूल जहाँ पे एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, और ये तमाम प्रोविंसेस के अंदर जो है वो इक्वली इस चीज को अप्लाई करना। रीजनल डेवलपमेंट को इंकरेज करना, जो डेवलपमेंट है अंडर डेवलपमेंट रीजन में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, वहां पे डेवलपमेंट करना। एनहांस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है तमाम जो लिंग्विस्टिक रीजनल ग्रुप्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, उन्हें एक अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। इनकरेज डायलॉग, डायलॉग का इनकरेज करना मीन्स जो ओपन कम्युनिकेशन हो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस चीज को इनकरेज करना। प्रोमोट नेशनल सिंबल्स, encourage the use and promotion of national symbols that reflect the diversity and unity of the country, such as national flag, nation anthem and other symbols। इन तमाम चीजों को प्रमोट करना। एक नेशनल सिंबल जो है अपनी रीजनल आइडेंटिटी के साथ साथ जो नेशनल सिंबल है उनको प्रमोट करना। कॉम्बैट हेट स्पीच एंड डिस्क्रिमिनेशन, हेट स्पीच हो रही है, नफरत का इजहार किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना कि आप अपनी रीजनली या कल्चरली, इथनिकली, लिंग्विस्टिकली आप अपनी स्पीचेस दे सकते हो, लेकिन जो एक ऐसी स्पीच देना, हेट स्पीच कोई जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की जा रही हो, जिसमें किसी रिलीजन के अगेंस्ट या किसी रीजन के अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, तो इस चीज को इनकरेज करना, और ये सोसाइटी जो है वो उसके लिए टॉलरेंट नहीं होगा, इस चीज को लाजमी बनाना। एनहांस मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज को एनहांस करना, इन मीडिया को इस चीज के ऊपर इंकरेज करना कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन हैं, कम्युनिटीज हैं, वहां पे भी जर्नलिस्ट जाएं, उनकी एक जो उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। मीडिया पर्सन जो है वो इन इलाकों से भी उठाए जाए, रीजन से भी उठाए जाए, जो कि उनकी आवाज जो है वो बाकी दुनिया तक पहुंचा सके। ओवरऑल जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, इसमें एक कंसर्टेड एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, इंक्लूडिंग जिसमें गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटी भी है, जनरल पब्लिक है, सबकी तरफ से, और ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, जो कि एक जो रूट कॉज है। अगर ये कमिटमेंट नहीं होगी तो जो एक अंडरस्टैंडिंग है या इंकल्सिविटी या डायलॉग है, उस चीज को प्रमोट करने का एक रूट कॉज यही है कि ये तमाम जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसे बिल्डअप किया जा सके। यहाँ पे हमारा 2018 के क्वेश्चंस तमाम एंड हो गए हैं। 2019 इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।